नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है एनएसपीसीएल की, जो कि एनटीपीसी और सेल का जॉइंट वेंचर है और इसी के आधार पर इसका नामकरण रखा गया है। एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से इसका पूरा नाम रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, क्योंकि एनटीपीसी और सेल दोनों ही भारत सरकार के पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी भारत सरकार के अधीन ही रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि वैकेंसी केवल डिप्लोमा वालों के लिए है, तो मेरे आईटी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अदर साइड डिप्लोमा वालों के लिए। तो पहले एक पॉइंट और फिर क्लियर कर देता हूं कि वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन माय डियर याद रखना, सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है, प्लस या तो एचआरए देंगे या अकोमोडेशन देंगे, यानी रहने की व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। अगर अपने कॉलोनी में क्वार्टर देंगे तो ठीक, नहीं तो आपको एचआरए देंगे। तो अगर 60,000 का कहीं काम कर रहे हो तब तो ठीक, नहीं तो यार अपॉर्चुनिटी समझेंगे ना। तो आइए डिटेल से बात करते हैं। सीटें कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एज कितनी है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम कहाँ होंगे और क्रूशल डेट कितनी है। ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि भर्ती से जुड़े हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इस जॉइंट वेंचर का देखो हेड ऑफिस भी ना नई दिल्ली में है, ठीक है, एनबीसीसी टावर के पास है। तो आ जाइए पूरी डिटेल से बात करते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, पहले अगर मैं आपको वो बताऊं तो देखो, पद नाम रखा गया है टेक्निकल असिस्टेंट, यानी शॉर्ट में टीए बोल सकते हो। फिर आगे डिटेल है पावर स्टेशन, और जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, C&I। तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का नाम है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर होता है, हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीटों की संख्या के हिसाब से मैं आपको एक एक करके पहले तो पूरी डिटेल दे देता हूँ कि किस प्लांट में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले देखो, टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल में मांगा गया है, क्वालिफिकेशन भी बताऊँगा। तो भिलाई में 4 सीटें हैं अनरिजर्व के लिए और 1 सीट है एसटी के लिए, यानी टोटल 5 सीट है, ठीक है। तो पावर प्लांट के लिए जब काउंसलिंग होगी तो आप अपनी लोकेशन जो है वो चूज कर सकते हैं। राउरकेला प्लांट में भी अनरिजर्व की 4 है और दुर्गापुर में भी 4 है, यानी मैकेनिकल की अनरिजर्व कैटेगरी की 4-4 सीटें हैं सभी पावर प्लांट में, ठीक है। दुर्गापुर में 1 सीट एससी की भी है और एसटी की 1 सीट जो है वो भिलाई प्लांट में, इसके अलावा किसी के लिए और अलग से सीट नहीं है। उसके बाद में असिस्टेंट, अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वालों में सभी सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। भिलाई में 3, राउरकेला में 4 और दुर्गापुर में 2, यानी 4, 3, 7 और 2, 9। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 9 सीटें हैं। अब बात आएगी अदर साइड से कि कौन अप्लाई कैसे करेगा। तो ये रिजर्व कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं ना, सब अनरिजर्व में आ सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होगा। ये एक तरह से ओपन सीट कहलाती है और इस पर सब के लिए सीटें खुली रहती है। यानी आप ओबीसी से हैं, लेकिन आपको इन्हीं 3 सीटों के लिए ही कंपटीशन फाइट करना है, जैसे आप भिलाई पावर प्लांट में अप्लाई करते हैं तब। इसी तरह से अगर C&I की सीटों की बात की जाए तो राउरकेला में 4 और दुर्गापुर में 3 और सारी की सारी अनरिजर्व सीटें हैं। और राउरकेला में केमिस्ट्री की 3 सीटें हैं, यानी टोटल 33 सीटों पर ये वैकेंसी आई है। 33 सीट जो है यहाँ पर टोटल ओवरऑल है, ठीक है। ये रहा सीटों का पूरा सिनेरियो, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल की 3, मैकेनिकल की 5, तो ये कैटेगरी वाइज और टोटल बात हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रिकल की टोटल 9, मैकेनिकल की 14, C&I की 7 और केमिस्ट्री की 3, तो टोटल 33 पदों पर आई है। आइए एक बार क्वालिफिकेशन पर नज़र डालते हैं कि क्या मांगा गया है। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन इलेक्ट्रिकल के लिए तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो और 60% कम से कम स्कोर आपका इसमें होना चाहिए। यानी डिप्लोमा में 60% आपके हो तो आप एलिजिबल है, आप भर सकेंगे। और इसी तरह से मैकेनिकल में भी फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया हुआ हो 60% होने चाहिए। फिर C&I वालों के लिए
इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ हो, और केमिस्ट्री वालों के लिए बीएससी की हुई हो आपने केमिस्ट्री में। 60% स्कोर सभी में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, भारत की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ देखो भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस और मांगा है इन्होंने। 60,000 रुपये ऐसे ही तो नहीं देंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर और है। तो सभी से ये 2-2 साल का एक्सपीरियंस और अपने अपने मतलब कंसर्न डिसिप्लिन से रिलेटेड ही है। जैसे इलेक्ट्रिकल में कोई है तो स्विच यार्ड, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस, मतलब कहीं वितरण में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं जनरेशन में अगर आपने काम किया हुआ है तो वो सारे एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपके वैलिड होंगे, ठीक है। एज क्राइटेरिया पर आ जाता हूँ। देखो, अपर एज है 30 ईयर की, यानी 18 से लेकर 30 साल की एज काउंट करेंगे। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये वाली एज जो है वो किन के लिए होती है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको इसमें संभवतः छूट भी मिलेगी, जैसे ओबीसी को 3 साल की और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका। उसके बाद में देखो पेमेंट और पे स्केल का, तो कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथली पेमेंट मिलेगी 60,000। सारे अलाउंसेज इसमें जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक चीज़ छोड़ दी इन्होंने, वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस या कंपनी अकोमोडेशन। कंपनी अकोमोडेशन में लिखा है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी अगर है तो ही देंगे, नहीं है तो फिर आपको HRA मिल जाएगा। लेकिन बात वो है ना माय डियर, यहाँ देखो 60,000 रुपये अगर कंपनी रहने की व्यवस्था कर देती है, ये हमारे मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटी या चलो छोटी सिटी भी हो, रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो व्यवस्था करना इनका काम है। नहीं तो आपको HRA देंगे ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग आपको कंपनी बेस पे कहीं जाना हुआ तो TAD ये सब मिलेगा। तो बहुत कुछ है इसमें कुल मिला करके। तो 60,000 रुपये देखते हुए अप्लाई ज़रूर करें। कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग या पीरियड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो 3 साल के लिए होगा और वो 2 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी टोटल 5 साल तक आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल सकते हैं। देखो भाई, अगर कहीं पर काम कर रहे हो तब तो ठीक, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अगर बिल्कुल ही बेरोज़गार होना तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट को आप बीच में स्किप कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। कहीं पर भी परमानेंट सरकारी नौकरी लगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो और उसको ज्वाइन कर लो, और तब तक 60,000 की नौकरी मिल रही है, आई थिंक ठीक ही है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं, पहले CBT एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में स्किल टेस्ट भी लेंगे। CBT एग्ज़ाम में क्या होगा, देखो CBT एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज से संबंधित, जनरल नॉलेज इंडिया लेवल का, और वो स्टैटिक्स GK टाइप का होगा। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आएगा और रीजनिंग भी होगी। ये 4 सब्जेक्ट आजकल हर जगह आते हैं। 80 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड से संबंधित, जो भी आपका कंसर्न डिसिप्लिन है, जैसे इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के होंगे और मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के होंगे। 40% नंबर यहाँ पर लाने ज़रूरी है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कोई भी कैटेगरी हो आपकी। पेपर के लिए समय 2 घंटे, यानी 120 क्वेश्चन और 120 मिनट मिलेगी। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ये तो मुझे लगता है पर्याप्त है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब कोई तुक्का मारने वाली करोगे तो फिर नंबर घटने के चांसेस भी हो जाएंगे। स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बुलाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल की 9 सीट है तो 45 बच्चे बुलाएंगे, यूँ मान लो टोटल, ठीक है, स्किल टेस्ट तक। और उसके बाद में मेरिट बनेगी तो वो फाइनल आपकी CBT एग्ज़ाम से ही बनेगी, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है स्किल टेस्ट तो। और जो आपका CBT 1 है वो कहाँ होगा, दिल्ली NCR में हो सकता है, कोलकाता में, रायपुर में या भुवनेश्वर में, इन्हीं 4 जगहों पर होगा। और उसके लिए आपको बाद में जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सूचना दे दी जाएगी। और कुछ रह गया हो, क्रूशियल डेट और फीस की बात रह गई है ना, तो 300 रुपये फ़ीस पे करनी है। किसको देनी है, इन्होंने तो केवल अनरिजर्व कैटेगरी का लिखा है कि जनरल कैटेगरी में 300 रुपये फ़ीस देनी है,
बाकी अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको फ़ीस नहीं देनी। तो EWS भी इसी में ही आएगा, यहाँ पर फीस पेमेंट करने वालों में ही, और OBC भी आएगा। यानी फ़ीस 3 ही जनों को देनी है, अनरिजर्व, EWS और OBC। बाकी किसी को फ़ीस पे नहीं करनी है। और क्रूशल डेट ही आई थिंक रहेगी, इसी पर बात कर लेते हैं, बाकी सब मुद्दे पर चर्चा हो गई है। 16 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी 2025 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो ये था सारा अपडेट। बाकी आप ये PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें, और आप अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।